शार्प होते हैं कि लिंटियन की बॉडी पर लगे हुए सारे स्कल हवा में उड़ जाते हैं, जिससे लिंटियन बहुत बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है और दर्द से जोर जोर से चिल्लाने लगता है। और फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं कि लिंटियन दोबारा से अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ चुका होता है और नॉर्मल फॉर्म में आते ही वो वांग से कहता है कि अगर तुमने मुझे यहाँ पर मार दिया तो याद रखना तुम भी नहीं बच पाओगे और ना ही तुम्हारा सेक्ट, क्योंकि जो हायर मैजेस्टी हैं वो तुम्हें और तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देंगे। ये सुनकर वांग मुस्कुराता है और कहता है, लगता है तुम थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग में हो, क्योंकि मैंने कभी भी ये नहीं कहा कि मैं तुम्हें मारूंगा। और वांग की ये बात सुनकर एक पल के लिए लिंटियान भी शॉक हो जाता है और फिर वांग लिंगफ्यू से कहता है कि अब ये तुम्हारा हुआ, तुम जो करना चाहो कर सकती हो। और वांग की ये बात सुनकर लिंगफ्यू भी हैरान रह जाती है, लेकिन फिर अगले ही पल वो गुस्से में लिंटियन की तरफ बढ़ती है और उसका नाम सुनकर लिंटियन शॉक्ड होकर पूछता है कि क्या तुम लिंगफ्यू हो? तुम अब तक जिंदा कैसे हो सकती हो? तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। तभी लिंगफ्यू एक लकड़ी की छड़ी उठाती है और गुस्से में बोलती है कि अगर मैं मर जाती तो फिर अपने परिवार का बदला लेने के लिए तुम्हें और तुम्हारे बेटे को कैसे मारती। ये सुनते ही लिंटियन अपने चेहरे पर हाथ रख लेता है और बोलता है, तो इसका मतलब मेरा बेटा लिंग फैमिली के बदले में मारा गया है। और इतना कहते ही वो पागलों की तरह जोर जोर से हंसने लगता है और ये देखकर वांग और लिंगफ्यू दोनों हैरान रह जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो हंस क्यों रहा है और वांग मन ही मन सोचता है कि क्या ये बंदा सच में पागल हो चुका है, क्योंकि जैसे ही इसे पता चला कि लिंगफ्यू ने इसके बेटे को मारा है ये पागलों की तरह हंसने लगा। और तभी लिंटियन जोर से हंसते हुए बोलता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने मुझे और मेरे बेटे को कैसे मारा, लेकिन याद रखना फ्यूचर में तुम्हें इससे 1000 गुना ज्यादा सफर करना पड़ेगा, क्योंकि अगर तुमने सिर्फ मुझे मारा होता तो शायद हायर मैजेस्टी डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को एक बार के लिए माफ कर देते, लेकिन क्योंकि तुमने लिंगफ्यू को अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट कर लिया है अब तुम्हारे डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के बचने का कोई भी चांस नहीं है। वांग को जैसे ही लिंटियन की बात सुनाई देती है कि तुम लोग चाहे जितने भी पावरफुल क्यों ना हो और कितनी भी टेक्निक्स का यूज क्यों ना कर लो, लेकिन डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट अब नहीं बचेगा, तो वांग मन ही मन सोचता है कि पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ओलिंग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के पीछे कोई बहुत ही बड़ा सीक्रेट छुपा है। और अगर बात की जाए लिंटियन की पर्सनैलिटी की तो मुझे डर है कि मैं चाहे कितनी भी कोशिश क्यों ना कर लूं, ये आदमी मुझे लिंग फैमिली के डिस्ट्रक्शन का सच शायद कभी नहीं बताएगा। और इतना सोचते ही वांग डीमन एम्परर जुआन शाह की तरफ देखता है और सोचता है कि ये डीमन जुआन शाह हजारों साल पहले काफी ज्यादा फेमस हुआ करता था, यहाँ तक कि उसने जोया और उस एम्परर के साथ भी बैटल की थी। तो मुझे लगता है इसे बहुत से सीक्रेट्स के बारे में पता होगा, तो मैं बाद में इससे बात कर सकता हूँ। और जैसे ही वो ये सोचता है लिंगफ्यू थोड़ी घबरा कर उससे पूछती है कि पेट्रियार्क, क्या इसे मारना सही रहेगा मेरे फैमिली के बदले के लिए? तो वांग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है कि क्या तुम भूल गई कि मैंने शुरू में ही क्या कहा था, मेरा डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट किसी से नहीं डरता। अगर कोई इस सेक्ट के अंदर कदम रखने की कोशिश करेगा तो मैं उसे खत्म कर दूंगा, चाहे वो कितना भी पावरफुल क्यों ना हो। और क्योंकि इसने खुद आकर मेरे डिसाइपल की पूरी फैमिली को मार दिया और डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को डिस्ट्रॉय करने की धमकी दी है, तो ये अब जिंदा नहीं रह सकता। और इतना सुनते ही लिंगफ्यू रोने लगती है और रोते हुए कहती है, फादर मैं आज आपका बदला ले रही हूँ उस बास्टर्ड से जिसने आपको मारा था और हमारी फैमिली को डिस्ट्रॉय कर दिया था। और इतना बोलते ही वो अपनी पूरी शक्ति से अपनी लकड़ी की सोर्ड को लिंटियन के शरीर के आर पार कर देती है, लेकिन इसके बाद भी लिंटियन के चेहरे से हंसी नहीं जाती और वह हंसते हंसते ही मर जाता है। और उसके मरते ही डीमन एम्परर जुआन शाह वांग के पास आता है और कहता है, पेट्रियार्क मुझे लगता है कि अब मर्क्यूलस की डेथ के बाद एफ्रा नहीं रुकेगा। और वांग जवाब में कहता है, हाँ मुझे भी डर है कि वो गिव अप नहीं करेगा और जल्दी ही यहाँ पर भारी हमला करेगा, लेकिन तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर वो लोग अटैक नहीं करेंगे तो डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को आखिर फेमस कौन करेगा। और इतना बोलते ही वांग बहुत खुश हो जाता है और मन में सोचता है कि देखो आजकल मैं कितने अच्छे अच्छे डायलॉग्स मारने लगा हूँ और इस चीज के लिए तो मैं खुद को परफेक्ट स्कोर दूंगा। वांग के इतना सोचते ही युनफी अपनी एंट्री फीस के साथ उसकी ओर बढ़ता है और कहता है, मेरा नाम मू युनफी है और मैं आपके डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करना चाहता हूँ। जो सुनकर वांग उसे देखकर कहता है, क्या तुम मेरे सेक्ट के रूल्स जानते हो? तो युनफी सीनियर ब्रदर ली हाई की ओर इशारा करते हुए कहता है कि उन्होंने मुझे सारे रूल्स समझा दिए हैं। ये सुनते ही वांग एंट्री फीस ले लेता है और मन में सोचता है कि चलो अब मुझे और ज्यादा बेवकूफ बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और जैसे ही वो एंट्री फीस लेता है उसके पास नोटिफिकेशन आता है कि उसने एक टॉप लेवल जीनियस को सेक्ट में रिक्रूट किया है, इसलिए उसे 500 सेक्ट पॉइंट्स और एक रैंडम समन रिवॉर्ड दिया गया है, जिसे देखकर वांग चौंक जाता है और सोचता है कि युनफी को ज्वाइन कराने पर मुझे इतने ज्यादा सेक्ट पॉइंट्स मिल गए, जबकि ली हाई को रिक्रूट करने पर भी इतने नहीं मिले थे। और इसी के साथ सीन कट होता है और डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट के भीतर का व्यू दिखता है, जहां वांग डीमन एम्परर जुआन शाह से कहता है, जुआन शाह मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम इस कॉन्टिनेंट में बहुत लंबे समय से एग्जिस्ट कर रहे हो, लेकिन जब तुम एंशिएंट लैंड ऑफ गॉड में सील किए गए थे उससे पहले क्या तुमने लिंग फैमिली के बारे में कुछ सुना था? और ये सुनकर जुआन शाह भी चौंक जाता है और कहता है, सेक्ट मास्टर क्या आप उस लिंग फैमिली की बात कर रहे हो जो याफिंग सिटी में थी? और वांग कहता है, हाँ मैं उसी की बात कर रहा हूँ, क्या तुम उसके बारे में कुछ जानते हो? तो जुआन शाह जवाब देता है, सेक्ट मास्टर लिंग फैमिली को यारी एम्पायर की टॉप फैमिलीज में कंसिडर नहीं किया जाता था, लेकिन उसकी हिस्ट्री 5000 साल से भी ज्यादा पुरानी थी और कहा जाता है कि वो फैमिली फ्यूचर में बहुत ज्यादा ग्रो कर सकती थी, लेकिन नहीं कर पाई क्योंकि उन्होंने एक ऐसा ट्रेजर इनहेरिट किया था जिसे सिर्फ प्योर लिंग ब्लड लाइन ही एक्टिवेट कर सकता था। उस ट्रेजर की सबसे बड़ी खासियत यही थी कि अगर उसमें प्योर ब्लड डाला जाए तो ही वो ओपन हो सकता था, और जैसे ही वो ट्रेजर ओपन होता तो पूरी लिंग फैमिली ट्रांसफॉर्म हो जाती और उस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी पावर इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि वो पूरे वर्ल्ड की टॉप फैमिलीज में गिनी जाती। ये सुनते ही वैंग बहुत खुश हो जाता है और सोचता है कि मेरा लक तो सच में गजब है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रैंडम लड़की जिसे मैंने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट किया उसका इतिहास इतना महान होगा। और जैसे ही वांग ये सोच रहा होता है जुआन शाह उससे कहता है कि मेरे हिसाब से लिंग फैमिली के डिस्ट्रॉय होने के पीछे भी उसी ट्रेजर का हाथ है, क्योंकि लोगों को लगा होगा कि अगर वो ट्रेजर उनके हाथ लग जाए तो वो खुद को बहुत पावरफुल बना सकते हैं। ये सुनकर वांग कहता है कि मैं तुम्हारी बात समझ गया और लगता है कि वो ट्रेजर आज तक कोई प्राप्त नहीं कर पाया, या शायद वो ऐसा ट्रेजर है जो लोगों के हार्ट को टच करता है, लेकिन मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो ट्रेजर अभी कहाँ है या किसके पास है,
क्योंकि अब लिंग फ्यू मेरी सेक्ट की डिसाइपल है और उसके दुश्मन अब मेरे दुश्मन हैं। और ये तो बस शुरुआत है। अगर किसी ने भी लिंग फ्यू को छूने की कोशिश की तो मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जिसने भी उसकी फैमिली को डिस्ट्रॉय किया वो अब मेरे हाथों से नहीं बचेगा। मैं उन सबको खत्म कर दूंगा। ये सुनते ही ज्वान शाह हंसते हुए कहता है कि एक बात माननी पड़ेगी कि लिंग फ्यू ने डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन करके अपनी लाइफ का सबसे अच्छा डिसीजन लिया। ये उसकी जिंदगी का सबसे ग्रेट फैसला था। और वो मन में सोचता है कि सेक्ट मास्टर सिर्फ पावरफुल नहीं बल्कि अपने डिसाइपल्स की सेफ्टी को भी सबसे ऊपर रखते हैं। और मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक ये है कि मैंने डिवाइन इमॉर्टल सेक्ट को ज्वाइन किया। और ये सोचते ही वांग ज्वान शाह से कहता है कि ज्वान शाह, एक बात का ध्यान रखना कि लिंग फ्यू को अभी इस बारे में कुछ भी नहीं पता लगना चाहिए। उसे सिर्फ अपनी प्रैक्टिस पर ध्यान देना है और जब वो एक सही लेवल तक पहुंच जाएगी तब मैं उसी के हाथों से उसकी फैमिली का बदला दिलवाऊंगा। ये सुनकर ज्वान शाह कहता है, ठीक है सेक्ट मास्टर, मैं समझ गया। क्योंकि अगर अभी उसे अपनी फैमिली की पास्ट हिस्ट्री के बारे में पता चल गया तो शायद वो उसकी प्रैक्टिस को नेगेटिवली अफेक्ट कर देगी, इसलिए मैं इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। और ये सुनते ही वांग कहता है, ठीक है, सारे डिसाइपल्स और एल्डर्स को समन करो क्योंकि मैं अपनी सेक्ट से रिलेटेड एक अनाउंसमेंट करने वाला हूं। और इतना कहने के बाद ज्वान शाह ओके बोलकर वहां से चला जाता है। और उसके जाते ही वांग अपनी सिस्टम खोलता है और कहता है, ठीक है सिस्टम, अब मुझे वो न्यूज दिखाओ जो पहले आई थी लेकिन मैं उसे पढ़ नहीं पाया था। और उसके इतना बोलते ही सिस्टम उसे बताता है कि सबसे पहले तो होस्ट को बधाई क्योंकि उसने लिंग यान को मार दिया है। और ये पहली बार है जब होस्ट ने किसी इतनी पावरफुल पर्सन को हराया है, इसलिए उसे रिवॉर्ड के तौर पर एक रैंडम समन और 300 सेक्ट पॉइंट्स दिए जाते हैं। और यही नहीं, अब होस्ट के लिए नए सपोर्टिंग मिशंस भी एक्टिवेट किए जाते हैं जिन्हें अब उसे पूरा करना होगा। और सिस्टम की ये बात सुनकर वांग को कुछ समझ नहीं आता और वो सिस्टम से पूछता है कि ये सपोर्टिंग मिशन आखिर होते क्या हैं। तो सिस्टम उसे बताता है कि इन्हें तुम डिसाइपल्स मिशन भी कह सकते हो, जो तुम्हारे डिसाइपल्स के लिए होंगे। और जैसे ही वो इन मिशंस को पूरा करेंगे उन्हें रिवॉर्ड भी मिलेगा। और तुम्हारा पहला सपोर्टिंग मिशन एक्टिवेट हो चुका है, जो ये है कि एक सेक्ट पेट्रियार्क के रूप में तुम्हें अपने डिसाइपल्स को लेकर डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस में जाना होगा, जो कि एओ एम्पायर में होने वाली है। और वहां तुम्हें न सिर्फ कॉन्फ्रेंस को फर्स्ट प्लेस से जीतना होगा बल्कि डीमन सीलिंग लिस्ट में भी तुम्हारे डिसाइपल्स को टॉप स्पॉट पर आना होगा। और जीतने पर तुम्हें 5 रैंडम समन्स मिलेंगे और साथ ही तुम्हें अपने सेक्ट के अंदर मिशन हॉल खोलने का अवसर मिलेगा। और कॉन्फ्रेंस के दौरान अगर तुम्हें कोई आउटस्टैंडिंग डिसाइपल मिलता है तो तुम्हें या तो उसे अपने सेक्ट में ज्वाइन कराना होगा या फिर उसे मारना होगा। और अगर तुम ऐसा करते हो तो उसका लक तुम्हारे सेक्ट को ट्रांसफर हो जाएगा। और जितने ज्यादा टैलेंटेड डिसाइपल्स तुम हराओगे उतना ज्यादा लक और सेक्ट पॉइंट्स तुम्हें मिलेंगे और रिवॉर्ड उस डिसाइपल के टैलेंट के ऊपर डिपेंड करेगा। और ये मिशन पढ़कर वांग अपने मन में सोचता है कि सिस्टम सच में मेरे लिए ट्रैवल क्रिएट करना चाहता है, क्योंकि इस तरह तो बहुत सारा ट्रबल आएगा। क्योंकि जब मैं दूसरों के डिसाइपल्स को मारूंगा या उन्हें अपने सेक्ट में लूंगा तो बाकी सेक्ट मास्टर्स और एम्परर्स मेरे खिलाफ खड़े हो सकते हैं और आम लोग ट्रबल से बचने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं कोई ऑर्डिनरी पर्सन नहीं हूं बल्कि एक ऐसा होस्ट हूं जिसे दूसरी दुनिया से इस जगह पर लाया गया है और जिसे सिस्टम ने खुद चूज किया है। तो फिर मैं डर क्यों महसूस करूं? और इतना सोचते ही वांग सिस्टम से पूछता है कि सिस्टम, ये लक आखिर जीता कैसे जाता है? जो सिस्टम की बात सुनने के बाद वांग से कहता है कि जब तुम्हारे डिसाइपल्स किसी जीनियस डिसाइपल को हराएंगे तो उसका लक अपने आप तुम्हारे पास ट्रांसफर हो जाएगा। और ये सुनकर वांग थोड़ा सोच में पड़ जाता है और फिर कहता है कि डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस होने में अभी भी 10 दिन बाकी हैं, लेकिन मेरे सेक्ट के डिसाइपल्स का कल्टीवेशन लेवल अभी इतना भी नहीं है कि वे उस कॉन्फ्रेंस में फर्स्ट प्लेस ले सकें। इसीलिए मुझे इन 10 दिनों के अंदर उनके कल्टीवेशन लेवल को इंप्रूव कराना होगा और इसी वजह से मैंने सबको यहाँ समन किया है। और वांग के इतना कहते ही उसके सेक्ट के सभी एल्डर्स और डिसाइपल्स वहां आते हैं और उसे ग्रीट करते हैं। फिर वांग सबको एड्रेस करता है और कहता है कि जैसा कि तुम सब जानते हो 10 दिन बाद हमारा सेक्ट डीमन सीलिंग कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने वाला है, लेकिन हमारे डिसाइपल्स की स्ट्रेंथ अभी उस लेवल की नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तीनों एल्डर्स अपने अपने डिसाइपल्स के रूप में 3 डिसाइपल्स को एक्सेप्ट करें और उनका पर्सनली गाइडेंस करें, जिससे उनका कल्टीवेशन तेजी से बढ़ सके। और वो 3 डिसाइपल्स होंगे लीचिंग, लीहाई और यूनफे। और ये सुनते ही लीचिंग और यूनफे दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और लीचिंग मन में सोचता है कि इसका मतलब सेक्ट लीडर ने मुझसे कभी झूठ नहीं बोला था। अगर मुझे इस तरह की गाइडेंस मिली तो मैं बहुत जल्दी एक पावरफुल कल्टीवेटर बन जाऊंगा। मॉम, तैयार हो जाओ, तुम्हारा बेटा अब जीनियस बनने वाला है। और तभी जीमन यूनफे की ओर इशारा करते हुए कहता है कि ठीक है, मैं इसे अपने डिसाइपल के रूप में एक्सेप्ट करता हूं। और फिर एल्डर यू सीधे लीचिंग के पास आती है और उसके सिर पर हाथ रखती है और कहती है कि मैं इसे चूज करती हूँ। ये सुनते ही लीचिंग के तो होश उड़ जाते हैं और वो मन में सोचता है कि उस डीमन ने सही कहा था कि एल्डर यू बहुत ज्यादा रूथलेस है और बहुत ही खतरनाक है। डैम, लगता है अब मेरी जान खतरे में है। अगर इसने मुझे टॉर्चर करना शुरू किया तो मेरी जान नहीं बचेगी, कोई मुझे इससे बचाओ। और उसी वक्त वांग एल्डर शिशान और ली हाई की तरफ देखता है और कहता है कि अब सिर्फ तुम दोनों ही बचे हो। तो एल्डर शिशान, क्या आप ली हाई को अपने डिसाइपल के रूप में लेना चाहेंगे? और ये सुनते ही ली हाई एल्डर शिशान की तरफ देखकर सोचता है कि मैं पिछले जन्म में ऑलमाइटी एम्परर था और इस जन्म में मेरा इनकारनेशन हुआ है। तो ये बंदा जिसे बस एवरेज रेल्म की फाउंडेशन ही आई है, वो भला मुझे क्या गाइडेंस दे पाएगा? और उन दोनों को देखने के बाद वांग अपने मन में सोचता है, और अब जो होली हाई होता है वो भी बाकियों की तरह उसके चाम में बंध चुका होता है और पूरी तरह से उसके इन्फ्लुएंस में आ गया है। और ये देखकर वांग खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन फिर खुद को स्टेबल करते हुए मन में सोचता है कि ये लड़की सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि वो पूर्व में एक सेक्ट मास्टर रह चुकी एम्परर था और इस जन्म में मेरा इनकारनेशन हुआ है। तो ये बंदा जिसे बस एवरेज रेल्म की फाउंडेशन ही आई है, वो भला मुझे क्या गाइडेंस दे पाएगा? और उन दोनों को देखने के बाद वांग अपने मन में सोचता है, और अब जो होली हाई होता है वो भी बाकियों की तरह उसके चाम में बंध चुका होता है और पूरी तरह से उसके इन्फ्लुएंस में आ गया है। और ये देखकर वांग खुद भी थोड़ी देर के लिए हैरान रह जाता है, लेकिन फिर खुद को स्टेबल करते हुए मन में सोचता है कि ये लड़की सिर्फ एक सुंदर चेहरा नहीं है, बल्कि वो पूर्व में एक सेक्ट मास्टर रह चुकी है और उसकी प्रेजेंस से साफ पता चलता है कि उसका ऑरा, उसकी स्ट्रेंथ और उसकी टेक्निक कितनी ज्यादा रिफाइंड और डेंजरस है। और फिर सिस्टम भी कंफर्म करता है कि हाउ यू यान एविड साइड सेक्ट की पहली सेक्ट लीडर थी जिसने ट्विन ड्रैगन्स को हराकर टैंक डायनेस्टी को बचाया था।
लेकिन बाद में डीमन किंग के बिट्रेयल के कारण वो अपने डीमन मैजिक के 18th लेवल का ब्रेक थ्रू नहीं कर पाई थी और उसकी करंट कल्टीवेशन मिडिल स्टेज ऑफ परफॉर्मेंस एवरेज रेल्म तक पहुंच चुकी है। उसकी मास्टरी डीमन मैजिक और बर्निंग जेड टेक्निक पर है जो कि पीक इंपीरियल ग्रेड तक इवॉल्व हो चुकी है और उसका वेपन शैडो एम्परर्स सोर्ड है जो खुद में ही पीक इंपीरियल ग्रेड की कैटेगरी में आता है। और वांग के इतना सोचने के बाद एल्डर यू यान उसके पास आती है और उसे ग्रीट करती है, जिसे देखकर वांग बाकी सबको इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है कि ये है तुम्हारी एल्डर यू यान। और ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स भी एक सुर में एल्डर यू यान बोलकर उन्हें ग्रीट करते हैं और एल्डर यू यान मुस्कुराते हुए तालियां बजाती है, जिससे एक बार फिर वो हिप्नोटिक साउंड जनरेट होता है और इस साउंड को सुनते ही चारों डिसाइपल्स की हालत फिर से खराब होने लगती है, जैसे वे उसके चाम में पूरी तरह से फंस गए हों, जिसे देखकर एल्डर यू यान अपनी आइज का इस्तेमाल करती है और सभी को नॉर्मल कर देती है। लेकिन ऐसा करते ही डिसाइपल्स को जोर की ठंड लगने लगती है और अब वंग ली हाई से कहता है कि तुम एल्डर यू यान के अंडर ट्रेनिंग लोगे और ली हाई बिना किसी विरोध के तुरंत हाँ कह देता है, जिसके बाद वांग सभी डिसाइपल्स से कहता है कि अब तुम्हारे पास सिर्फ 10 डेज हैं। इन 10 दिनों में तुम सबको पूरी मेहनत से ट्रेनिंग करनी होगी और अपनी कल्टीवेशन को मैक्सिमम लेवल तक इंप्रूव करना होगा। लेकिन याद रखना, कोई भी अपनी ट्रेनिंग में लापरवाही नहीं करेगा। तुम सबको अपने रिस्पेक्टिव मास्टर्स की हर एक बात को फॉलो करना होगा, वरना सेक्ट के रूल्स के अनुसार पनिशमेंट दी जाएगी। ये सुनते ही सारे डिसाइपल्स एक साथ चिल्ला उठते हैं कि